हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडीज। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये चैप्टर है आज का और क्लास के एंड में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीएपीएफ एग्जाम। ओके, सो ये आज का एजेंडा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो ये सभी चीजें आप देखोगे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है और आर्टिकल 1 to 4 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 1 to 4 व्हाट इज रिटन बेसिकली इन आर्टिकल 1 and 2 and 3 and 4। कौन सा आर्टिकल की हमें यूज करना पड़ता है अगर हमें दो स्टेट को बाइफरकेट करना पड़ता है, कौन सा आर्टिकल की हमें जरूरत पड़ती है जब हमें नई स्टेट का फॉर्मेशन करना होता है, ये सभी चीजें हम समझेंगे। काफी एग्जाम में बार बार पूछा है। जैसे अगर मैं आर्टिकल 1 की बात कर लूं, आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 1 के अंदर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये स्टेटमेंट बहुत बार एनडीए एग्जाम में प्लस सीडीएस एग्जाम में पूछी है, क्या स्टेटमेंट राइट है रॉन्ग है, बहुत बार पूछा है। उसके बाद हम देखेंगे जितने भी आप चेंजेस देखोगे इंडिया के अंदर, स्टेट्स बार बार देखोगे। पहली बार जब आप देखोगे जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का, तो हमारे यहाँ पे 14 स्टेट्स थी। 14 स्टेट से अब आज के टाइम में कितनी स्टेट्स हैं आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। प्रेजेंटली इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं आफ्टर दिस अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद से 2 यूनियन टेरिटरी नई बनाई गई हैं। उसके बाद मुझे बताइए अब कितनी यूनियन टेरिटरी और कितनी स्टेट्स है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था जो भी चेंजेस आप करोगे, या आप 2 स्टेट्स को मर्ज करके एक स्टेट बनाओगे, या फिर एक स्टेट को बाइफरकेट करके 2 स्टेट बनाने जा रहे हो, 3 स्टेट बनाने जा रहे हो, ये सभी चेंजेस आपके फर्स्ट शेड्यूल में होंगे, राइट। उसके बाद हम देखते हैं टेरिटरी ऑफ स्टेट्स। टेरिटरी ऑफ स्टेट्स एक वाइडर टर्म है। टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है, जिसके अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है उसके अंदर स्टेट्स भी आती हैं, यूनियन टेरिटरी भी आती है, और जो टेरिटरी जो इंडिया इन फर्दर एक्वायर करेगा इन टर्म्स ऑफ, अगर किसी कंट्री के साथ इंडिया वॉर में जाता है, जैसे पाकिस्तान के साथ वॉर कर लिया इंडिया ने और इंडिया ने पूरा पाकिस्तान को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो वो भी कर सकता है इंडिया, क्योंकि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। ओके, सो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स के अंदर आप देखोगे इसमें फ्यूचर कॉनोटेशन भी है, राइट। अब हम देखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि किससे बन के मिलके बना है, स्टेट से। ओके, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ओनली स्टेट्स आती हैं। इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी एज इट इज अ सोवरेन स्टेट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिया की क्या क्या आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स, हम प्रीएम्बल डिस्कस कर रहे थे। इंडिया इज अ सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट, सोशलिस्ट, ये सभी उसकी आप देखोगे फीचर्स लिखा होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब मेथड ऑफ एक्विजिशंस क्या हो सकता है, अगर कोई टेरिटरी आपको एक्वायर करनी है, ठीक है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसके, या फिर आपको कोई टेरिटरी देनी है किसी कंट्री को, तो उसके तरीके हैं सेशन, सीजन, ऑक्यूपेशन, कॉन्क्वेस्ट, सब्जुकेशन, फॉलोइंग ट्रीटी, परचेज, गिफ्ट, लीज और प्लेबिसाइट। ये सभी चीजें आप क्या है यूज कर सकते हो अगर आपको टेरिटरी का एक्सचेंज करना है किसी के साथ भी। उसके बाद आप देखोगे इंडिया ने एक्वायर किया गोवा को, दमन एंड दीव एंड सिक्किम। सिक्किम बिकम पार्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल दिस आर्टिकल, आई विल नॉट से आर्टिकल, मैं इसके लिए बोलूंगा 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, ठीक है। अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, इंडिया ने कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंडर गोवा को एक्वायर किया था? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, ये आप क्वेश्चन बताएंगे, राइट। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, सो अभी हम देखते हैं आर्टिकल 2 के अंदर। आर्टिकल 2 के अंदर हम देखेंगे एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2 के अंदर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अभी तक जो स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी उनका एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट बहुत अलग चीज है, आपको पता होना चाहिए। एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, प्लस पार्लियामेंट कैन एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट एज सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट्स पावर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 यूज करेंगे आप जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे पंजाब था, पंजाब को डिवाइड करके उसमें से हरियाणा निकला, ठीक है, उसके अंदर अल्टरकेशन किया ना, पंजाब के अंदर हरियाणा बना जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश बना, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट था, कौन सी स्टेट से बना ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब आर्टिकल 2 के अंदर आप वो स्टेट्स डील करेंगे जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है, न्यू स्टेट बनाएंगे आप, ठीक है। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यहां पे पार्लियामेंट कैन एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट एज सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। आर्टिकल 3 के अंदर है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, अगर उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, कुछ ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, या फिर बाउंड्री को चेंज करना चाहते हैं, नेम में कुछ चेंज करना चाहते हैं, वो सभी चीजें आर्टिकल 3 के अंदर होंगी। अब हम देखते हैं क्रिएट न्यू स्टेट बाय पार्लियामेंट। कैसे न्यू स्टेट बना सकता है? देखिए जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, या तो आप कुछ एरिया दूसरी स्टेट से निकाल के उस स्टेट को देने वाले हैं। बहुत केसेस के अंदर हुआ है, उत्तराखंड बना है और झारखंड बना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ बना है। ये सभी जो स्टेट बनी है, ये भी आप देखोगे ये सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट्स है। यूनाइटिंग स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, ये भी हो गया। यूनाइटिंग टेरिटरी विद स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स, ये भी एक आपका एक केस हो सकता है अगर आपको नई स्टेट्स बनानी है। जैसे डिमांड ऑफ ग्रेटर नागालैंड है,
ग्रेटर नागालैंड की अगर आप डिमांड देखोगे, एक तो उनको पूरा नागालैंड चाहिए, सम पार्ट्स ऑफ मेघालय, सम पार्ट्स ऑफ मणिपुर, सम पार्ट्स ऑफ आप देखोगे यहाँ पे त्रिपुरा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो उनकी ये डिमांड, अगर ये डिमांड उनको फुलफिल करनी है तो आप कैसे कर सकोगे? नई स्टेट्स आप जब भी बना सकोगे जब इन स्टेट से आप थोड़ा थोड़ा एरिया कार्व आउट करोगे। ओके, तो ये उनकी डिमांड है। हालांकि वो डिमांड शायद मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है, इसलिए मीट नहीं हो सकती। अब देखते हैं, पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। ओके, पार्लियामेंट को किसी की जरूरत नहीं है, स्टेट से सिर्फ वो कंफर्मेशन लेते हैं, वो भी प्रेसिडेंट के थ्रू। देखेंगे अभी, टू डू दिस प्रेसिडेंट हैज टू गेट द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और जो कि बाइंडिंग नहीं है। अगर स्टेट्स कुछ रिकमेंडेशन भेजती है प्रेसिडेंट को, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और इधर ऑन द पार्लियामेंट, बस उनको एक बार इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ता है कि वी आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस। ओके, देन कैन रिकमेंडेशन इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल टू द पार्लियामेंट नॉट पॉसिबल विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। एक बार प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्लियामेंट में आपको कोई बिल लेके आना है जो कि क्या करेगा, चेंज करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, या फिर कोई नई स्टेट बनाने में या क्रिएट करने में कोई आप बिल लेके आ रहे हैं, विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन वो आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। राइट, प्रेसिडेंट नॉन बाउंडेड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है। फॉर यूटीज, यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट कैन टेक डिसीजन विदाउट रेफरेंस ऑफ द प्रेसिडेंट और ओपिनियन ऑफ द यूटीज। स्टेट्स के केस में, सिर्फ स्टेट्स के केस में क्या है, प्रेसिडेंट को एक बार प्रपोजल भेजना पड़ेगा, किसको? स्टेट्स को, मतलब प्रेसिडेंट को प्रपोजल भेजना पड़ेगा जो स्टेट्स अफेक्ट होने वाली हैं उस पर्टिकुलर बिल से। लेकिन यूटी के केस में ये है कि पार्लियामेंट कैन टेक डिसीजन विदाउट रेफरिंग ऑफ द प्रेसिडेंट और ओपिनियन ऑफ द यूटीज, किसी की जरूरत नहीं है उस केस में उनको। अब हम देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहां पे यूज होता है? आर्टिकल 4 की अगर हम बात करें, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये आपको देखना होगा, 2 और 3 के अंदर जो भी अमेंडमेंट हो रही हैं वो दे आर बेसिकली आउट ऑफ द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368। ओके, इनको आप अमेंडमेंट तो बोलेंगे, ठीक है, लेकिन ये 368 के अंडर अमेंडमेंट नहीं है, दीज आर ओनली ऑर्डिनरी अमेंडमेंट। ओके, सो दे जस्ट रिक्वायर अ सिंपल मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फ्लेक्सिबल आपको दिखेगा, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस यहाँ पे लेके आएंगे आप। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी बनी थी? आंध्र प्रदेश। ओके, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कैसे कैसे बनी। जैसे हम देखेंगे सबसे पहले 1953 के अंदर, 1953 के अंदर जब हमारे यहाँ पे 14 स्टेट्स थी, तो 15th जो स्टेट बनी वो थी आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास से निकाली गई, पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी। उसके बाद आप देखोगे 1975 के अंदर सिक्किम बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये इसकी हिस्ट्री है सिक्किम की। 35 अमेंडमेंट एक्ट ये था, 36 अमेंडमेंट एक्ट ये था, 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। ईयर इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ था, सिक्किम को एसोसिएट बनाया गया, एसोसिएट स्टेट। 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में क्या हुआ, इसको फुल स्टेटहुड का रिकॉग्निशन दिया गया। कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 2A एंड शेड्यूल 10 को रिपील कर दिया गया, और यहाँ पे शेड्यूल 10 बनाया था 35th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ओके, आर्टिकल 371F ऐड किया गया आफ्टर रेफरेंडम। रेफरेंडम कराया गया कहाँ पे? सिक्किम के अंदर। तो 371F इज फॉर द स्पेशल स्टेटस गिवन टू द सिक्किम। ओके, 2014 की अगर हम बात करें, तेलंगाना बनाया यहाँ पे आंध्र प्रदेश से। ये एक और पॉपुलर डिमांड थी तेलंगाना, जो 2014 के अंदर बना। उसके बाद आप देखोगे 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी हमने यहाँ पे बनाई गई। यहाँ पे कौन सा बिल लेके आए थे? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और एवोल्यूशन देखते हैं, कैसे कैसे ये सभी हमारी स्टेट्स बनी, कैसे 14 स्टेट्स शुरुआत के दौरान बनी, फिर क्या लिंग्विस्टिक डिमांड उठी लोगों की कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एक स्टेट हमें चाहिए। सब डिफरेंट आप देखोगे किसी किसी स्टेट में लोगों की डिफरेंट एस्पिरेशंस थी। अब सबकी एस्पिरेशन तो आप फुलफिल नहीं कर सकते हो। तो आप देखोगे 1953 के अंदर, 1950s में बहुत पॉपुलर डिमांड थी कि वन स्टेट वन लैंग्वेज वन स्टेट का एक स्लोगन था, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे उससे पहले द इंडिपेंडेंस, वी गॉट एन इंडिपेंडेंस, बट डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा थी इंडिया के अंदर, लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी। उस टाइम पे हमने कैसे ना कैसे करके वी गॉट इंडिपेंडेंस, और लोगों की जो एस्पिरेशन थी वो हमने कैसे ना कैसे सप्रेस करने की कोशिश की फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बट पॉपुलर डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। देखते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या क्या थे। तो उस दौरान बहुत ज्यादा पॉपुलर डिमांड होने के बाद से तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड है वन पर्टिकुलर कमीशन, धार कमीशन बोलते हैं। सबसे पहले धार कमीशन आई। तो धार कमीशन ने क्या फाइंड आउट किया? तो उस टाइम डिमांड थी कि नीड इंटीग्रेशन वॉज प्योरली ऑन एडहॉक अग्रीमेंट। इसका मतलब है जब 1947 के अंदर जब हमारा इंटीग्रेशन हुआ बिटवीन द प्रिंसली स्टेट्स, और जो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में आके मिल गई, वो टोटली एडहॉक बेसिस पे था कि आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा और हम क्या देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे। ये सभी चीजें उस टाइम पे हमने वहां पे क्या की, प्रॉमिस की, बट वी डिड नॉट गिव दैट प्रॉमिस और होल्ड ऑन दैट प्रॉमिस। फिर उसके बाद वो पॉपुलर रिजेंटमेंट हुआ। फिर आप देखोगे द डिमांड ऑफ स्टेट ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस इन साउथ बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो उसको हमने देखा कि अब हमें एक कमेटी बनाने की जरूरत है। तो धार कमीशन वहां पे बनाई गई। फिर धार कमीशन ने रिकमेंड किया कि वी कैन नॉट मेक दिस पर्टिकुलर
वी कैन नॉट फॉलो दिस वन लैंग्वेज वन स्टेट फॉर्मूला, तो वहां पे उन्होंने इसको मना कर दिया। उसके बाद फजल अली कमीशन आप देखोगे, फजल अली कमीशन के अंदर 3 मेंबर थे, फजल अली, के.एम. पानीकर और एच.एन. खुजरू। तीनों मेंबर इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं कि आपके ये मेंबर के नाम आपको याद होने चाहिए। इन्होंने रिजेक्ट किया थ्योरी ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज। अगेन इन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी है, नो डाउट, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंसीडरेशन दोनों हमें देखने की जरूरत है, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंसीडरेशन। अगर ये वाला केस भी हमारा फुलफिल होता है, अगर हम किसी स्टेट की डिवीजन कर रहे हैं और उससे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंसीडरेशन दोनों स्टेट्स की बेटर हो रही है बनाने के बाद, तो हम सोच सकते हैं, बट नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, ये एक सोल फैक्टर नहीं हो सकता। सो दे रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज। सो उस टाइम तक हमारे पास क्या थी, 14 स्टेट्स थी, 6 यूनियन टेरिटरी थी, नवंबर 1, 1956 तक। अब बेरूबरी यूनियन केस हम देखते हैं। बेरूबरी यूनियन केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें पार्लियामेंट ने क्या बोला, पार्लियामेंट में एक आप देखोगे यहाँ पे इन 1960, ये केस आपको याद होना चाहिए, ईयर कौन सा इसका, 1960 में केस आया था। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश एरिया ऑफ स्टेट्स मींस दैट द पार्लियामेंट कैन सीड इंडियन टेरिटरी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है 1960 में कि पार्लियामेंट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट, इसका मतलब यही कि पार्लियामेंट सीड कर सकता है इंडियन टेरिटरी को, ठीक है। लेकिन आप यहां पे देखोगे सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट सीड इंडियन टेरिटरी ऑफ फॉरेन कंट्री अंडर आर्टिकल 3। तो यहां पे देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टांस लिया है, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैरी था पार्लियामेंट से। जो पार्लियामेंट दावा कर रही थी कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश एरिया ऑफ स्टेट्स मींस दैट द पार्लियामेंट कैन सीड इंडियन टेरिटरी। तो ये जो पार्लियामेंट की जो आप देखोगे पर्टिकुलरली जो वो बेसिकली बोल रहे थे कि हम ये सभी जो डिमिनिश कर सकते हैं एरिया ऑफ द स्टेट, ये सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अंडर बेरूबरी केस कि पार्लियामेंट कैन नॉट सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री अंडर आर्टिकल 3, कैन ओनली सीड बाय अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। 368 के थ्रू आप सीड कर सकते हो, राइट, बट सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट कैन बी थ्रू एग्जीक्यूशन एक्शन, नो नीड ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो आप देखोगे 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो आप देखोगे एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, वहां पे हमने आर्टिकल 368 यूज किया है, ठीक है। वहां पे हमने 368 यूज किया है, वहां पे 368 भी यूज किया है और हमने वहां पे एग्जीक्यूटिव एक्शन का भी यूज किया है, क्योंकि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट था, एक तो वो है, प्लस हमने यहाँ पे फॉरेन कंट्री को क्या दिया था, कुछ पार्ट इंडिया का, तो दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड थी, तो दोनों चीजें हमने यहाँ पे की है। अब हम देखते हैं 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आप यहाँ पे देखोगे फॉरेन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने बांग्लादेश को 111 एनक्लेव दिए, बांग्लादेश ने इंडिया को 51 एनक्लेव, ये सभी चीजें आप यहां से पढ़ लेना। सो इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर अ बाउंड्री ऑफ 4096 किलोमीटर, बहुत बड़ी आप देखोगे बाउंड्री है, और दिस बाउंड्री वाज बेसिकली डिटरमाइंड बाय द रेड क्लिफ लाइन इन 1947, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस 552 रियासतें थी जो कि इंडियन बाउंड्री देखोगे आप, इंडियन बाउंड्री के अंडर थी 552, ठीक है। उनको ऑप्शन दिया गया, ब्रिटेन ने उनको ऑप्शन दिया कि इधर दे कैन ज्वाइन द इंडिया और इधर दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान और इधर दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। और 549 दिस प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन इंडिया, बाकी 3 जो बची हैदराबाद, कश्मीर एंड जूनागढ़, दे रिफ्यूज टू ज्वाइन। उनको हमने कैसे इंक्लूड किया, हैदराबाद को हमने पुलिस एक्शन से इंक्लूड कर लिया। ये क्वेश्चन आपके आते हैं, क्या हैदराबाद के हमने पुलिस एक्शन किया या हैदराबाद के लिए हमने रेफरेंडम किया, तो ये आपको याद होना चाहिए। जूनागढ़ के लिए हमने रेफरेंडम कंडक्ट कराया, कश्मीर के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेसेशन साइन किया, ठीक है, 26 अक्टूबर। हैदराबाद के लिए हमने पुलिस एक्शन किया, ऑपरेशन पोलो, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। इनिशियली एडॉक स्ट्रक्चरिंग की गई, जैसे आपको पता है 3 लिस्ट के अंदर आपने देखा होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी एंड डी, इस तरह से एडॉक स्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्टेट्स इन 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में उनकी स्ट्रक्चरिंग की गई, ठीक है। उसके बाद डिमांड उठी रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, राइट, ये डिमांड उठी, पॉपुलर डिमांड थी। तो जून 1948 के अंदर जेवीपी कमेटी बनाई जाती है, उसका चेयरमैन होता है एसके धार कमीशन वहां पे आई। तो उन्होंने सजेस्ट किया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, लैंग्वेज कैन नॉट बी अ सोल फॉर्मूला, जो आप स्टेट के लिए मतलब चाहते हैं, नई स्टेट्स बनाने के लिए चाहते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, ओके। अब दिसंबर 1948 में दूसरी कमेटी बनाई जाती है, जेवीपी कमेटी। उसके आप देखोगे मेंबर होते हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पताबी सीतारामैया। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, कौन सा बेसिस, लैंग्वेज एज अ बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अक्टूबर 1953 को बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर आप देखोगे बेसिकली इन आंध्र प्रदेश पॉपुलर डिमांड थी, वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर दैट इज पोटी श्रीरामुल्लू, 56 दिन का हंगर स्ट्राइक किया इन्होंने, ठीक है, 56 दिन का हंगर स्ट्राइक। तो इंडिया इसके अंदर आप देखोगे उस टाइम की गवर्नमेंट जो थी वो दे केम डाउन अंडर प्रेशर और उनको आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा पहला ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, ओके। दिसंबर 1953 को नई कमेटी बनाई गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी अंडर फजल अली। तो तीनों के आपको पता होना चाहिए मेंबर के नाम क्या है, फजल अली, दूसरा है के.एम. पानीकर, तीसरा है एच.एन. खुजरू, ओके। इन्होंने भी रिजेक्ट किया वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी का, लेकिन 4 फैक्टर इन्होंने बोले अगर आपको कोई नई स्टेट बनानी है, दीज 4 फैक्टर यू शुड कीप इन माइंड।
उन्होंने बोला यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर आप नई स्टेट कोई बना रहे हो तो वहां पे लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी फिर भी बरकरार रहनी चाहिए। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसको कोई खतरा नहीं आना चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंस, द इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उस स्टेट के फाइनेंसिस, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वेलफेयर ऑफ द पीपल शुड बी सर्व्ड, और दे हैव सजेस्टेड 16 स्टेट 3 यूटी और द एग्जिस्टिंग 4 पार्ट डिवीजन ऑफ द स्टेट्स। सो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुआ, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 क्या हुआ, पास हुआ। ओके, अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विल सी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके सीएफए एग्जाम के अंदर आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये आपका क्वेश्चन आया था इन द ईयर 2014 के अंदर। क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मे फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिफाइंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ द स्टेट्स। हियर द क्वेश्चन इज अबाउट द न्यू स्टेट, ठीक है, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, मतलब कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें से आप एक नई स्टेट बना रहे हो। तो मैंने आपको कहा था इसमें आपका आर्टिकल कौन सा यूज नहीं होगा, ठीक है, इसमें आपका आर्टिकल 2 नहीं यूज होने वाला है, 3 यूज होगा इसके अंदर, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज ट्रू इन दिस रिगार्ड, बाय सिंपल मेजोरिटी, हाँ ये बात ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से ये जो बिल है आपका पास हो जाएगा, एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, आर्टिकल 368 की यूज नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है। दूसरा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यस यू नीड टू हैव द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि स्टेट्स की बात है, अगर ये यूनियन टेरिटरी की बात होती है यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन भी आपको नहीं चाहिए थी। तो प्रेसिडेंट हु यूजुअली हैज टू रेफर द बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स which is or are going to affected by the changes proposed in the bill, जो भी स्टेट्स इससे अफेक्ट होंगी उनको एक बार ये बिल रेफर करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे थर्ड पॉइंट है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, ऐसी कोई एडवाइस की बात नहीं हुई है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ 2 कंडीशन है, जो कि ऊपर वाली जो 2 कंडीशन है, बिल विल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ये एक बात है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा 1 and 2 ओनली, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट मे बाय लॉ, फर्स्ट इज डिक्लेयर वार ऑन एनी कंट्री, वॉर की तो बात हुई नहीं आर्टिकल 3 के अंदर, वॉर ऑन एनी कंट्री। तो अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यस दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। एस्टेब्लिश एन ऑटोनोमस काउंसिल विद इन एनी स्टेट, ऑटोनोमस काउंसिल की बात यहाँ पे नहीं हुई है। ऑटोनोमस काउंसिल आपकी बात करेंगे बाद में, आपका शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर ऑटोनोमस काउंसिल वहां पे आती है, शेड्यूल 6 के अंदर बेसिकली, ओके, तो वहां पे हम बात करेंगे। सो अगेन स्टेटमेंट नंबर 4 and 1 is wrong, so your answer would be 2 and 3 only. C is your option. ये 2015 में पूछा गया था आपका CAPF एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट इज, which of the following was the mandate of धार कमीशन। देखिए धार कमीशन 1948 के अंदर आई थी, कितनी बार आपको बताया कि धार कमीशन 1948 के अंदर आई थी, उसके बाद JVP कमीशन आई थी, फिर फजल अली कमीशन भी बोलते हैं, फजल अली कमीशन का दूसरा नाम है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राइट। तो धार कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, टू रिकमेंड वेदर द स्टेट कैन बी रिऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो रिकमेंड, इन्होंने क्या बोला लास्ट के अंदर, लास्ट में इनकी फाइंडिंग ये थी, स्टेट कैन नॉट बी मेड ऑन द रिकमेंडेशन और सोलली ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। तो ये इनकी रिकमेंडेशन थी। उन्होंने बोला आपको दूसरी चीजें भी देखनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर, ये मेजर फाइंडिंग थी। सो दिस वाज आस्क्ड इन द ईयर 2017। ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं इसमें, ठीक है। So one important announcement, Samadhan Batch Pro is launched. If anybody of you want to join the Samadhan Batch Pro, अगर आपको 100+ स्कोर करना है पेपर 2 के अंदर, so this is a time for you. बाद में ज्वाइन करेंगे, शायद इतना टाइम आपके पास ना मिले। So brainstorming सेशन इसके अंदर हो रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है इसके अंदर, टेस्ट सीरीज हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लाइव क्लासेस होती हैं। So if anybody of you are interested, जो 100+ स्कोर करना चाहते हैं और you want to नीड सम श्योरिटी कि हाँ वो स्कोर कर पाएंगे, 100+ स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। ईयर लॉन्ग प्रोसेस है, अगर आप चाहते हो कि दोबारा से आपको ये सभी चीजें रिपीट ना करनी पड़े, 1 साल आपका वेस्ट ना जाए, तो आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा एज पुट करने की जरूरत है, ओके। सो दिस इज अ बैच समाधान प्रो, 100+ स्कोर करने का हम पूरा का पूरा इसमें हम आपकी कोशिश करते हैं, ठीक है। इन द एंड अगर आप 100 भी नहीं ला पाते, सोचिए वेयर डू यू एंड। अगर आपका टारगेट ही इतना अच्छा है, 100+, 115, 120 इतना टारगेट आप रखते हो, तो कहीं ना कहीं पे तो आप पहुंचोगे, यू विल गेट अराउंड 95, 98 समथिंग, ये भी बहुत ही अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो ये मैं आपको कहूंगा, प्लीज हैव एन टारगेट और उसके लिए आप क्या करें, काम करें बहुत ज़्यादा, ओके। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ एक चीज़ें जो आप चाहते हैं कि हम बेटर करें वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।